हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में अरस्तू के विचारों की दो अवधारणाएं, आदर्श राज्य की अवधारणा और नागरिकता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। पहले है अरस्तू का आदर्श राज्य। पॉलिटिक्स के 7वें और 8वें भाग में अरस्तु ने श्रेष्ठ राज्य का चित्रण किया है, लेकिन इस चित्रण में वह इसे आदर्श राज्य नहीं कहता, यानी अपने मुंह से या अपने विचारों के माध्यम से उसने इस आदर्श राज्य को अपने इस राज्य को आदर्श राज्य का नाम नहीं दिया है। वह आदर्श राज्य को व्यवहारिकता के साथ मिश्रित कर लेता है। वो यह मानकर चलता है कि शुभ जीवन के लिए कुछ आदर्शों की प्राप्ति की जानी चाहिए, जो तभी प्राप्त की जा सकती है जब राज्य सर्वश्रेष्ठ आदर्शवादी हो। अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए आवश्यक भौतिक व मानसिक स्थितियों का वर्णन किया है। उसने राज्य की जनसंख्या, आकार, भौगोलिक स्थिति, इन सब का वर्णन किया है। अरस्तु का यह आदर्श राज्य प्लेटो के द लॉज के उप आदर्श राज्य से मिलता है। कई बार पूछा भी जाता है कि प्लेटो का उप आदर्श ही अरस्तु का आदर्श राज्य है, विवेचना कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो ये जो रिपब्लिक का राज्य है उससे प्लेटो के उस राज्य से अरस्तु सहमत नहीं था, क्योंकि अरस्तु का यह मानना था कि जो प्लेटो का आदर्शवादी राज्य है उसका स्वरूप इस तरह का है कि उसकी शर्तें बहुत असाध्य हैं, और इसीलिए उसने उस राज्य को स्वीकार किया जो द लॉज में प्लेटो के द्वारा बताया गया है। और उसी आदर्श राज्य से प्रभावित होकर उसने अपना यह आदर्श राज्य स्वीकार किया है। सिंक्लेयर कहते हैं अरस्तु वहाँ से शुरू करता है जहाँ प्लेटो ने छोड़ दिया था। सबसे पहले हम देखेंगे अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है मध्यम वर्ग का शासन, यानी प्लेटो के ने जहाँ सद्गुण को ही सब कुछ माना था, वहाँ अरस्तु मध्यम मार्ग को ही स्वीकार करता है। उसका यह मानना है कि कोई भी चीज़ जब आवश्यकता से बढ़ जाती है, अत्यधिक धन, अत्यधिक निर्धनता, कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो वह समाज का नाश कर देती है। यानी कि अत्यधिक धन आज्ञा पालन और अनुशासन को भंग कर देता है, अत्यधिक निर्धनता दास्ता उत्पन्न कर देती है। ये अरस्तु कहते हैं कि सही राज्य वह है जिसमें राज्य और व्यक्ति दोनों को आनंद प्राप्त होता है। राजनीतिक और सामाजिक संगठन सही रूप में रहते हैं, वह आदर्शवादी राज्य है। और वो यह मानते हैं कि जिस राज्य में दो वर्ग हैं, अत्यधिक धनी और अत्यधिक निर्धन, वहाँ मैत्री भाव की भावनाएं पैदा नहीं हो सकती, वहाँ आपस में तनाव की स्थिति ही रहेगी। इससे अधिक विनाशकारी और कोई बात नहीं हो सकती कि राज्य दो शिविरों में विभाजित हो। तो इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि मध्यम वर्ग संतुलन की स्थिति है और वही संतुलित राज्य आदर्शवादी राज्य है। यानी यही वह वर्ग है जो राज्य में सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित है। वे निर्धनों की बातें अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या नहीं करते और ना ही वो घृणा करते हैं और ना ही दूसरों से कुछ हड़पने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वह संतुलित राज्य को मान्यता देता है। ना अत्यधिक धन, ना अत्यधिक निर्धनता, ना अत्यधिक साहस, ना अत्यधिक कायरता, यानी मिश्रित रूप एक तरह से उन्होंने स्वीकार किया है। दूसरी बात वो कहते हैं विधि का शासन। अरस्तु विधि के शासन को मान्यता देता है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक वाले राज्य में कानून की उपेक्षा की थी, वह केवल वहाँ दर्शन के शासन को स्वीकार करता था। लेकिन अरस्तु ने यह माना है कि वो कितना भी अच्छा शासक क्यों ना हो, अगर उस पर कानून का नियंत्रण नहीं होगा तो वह अच्छी शासन व्यवस्था का संचालन नहीं कर पाएगा। विधि के शासन में ऐसे गुण हैं जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन में भी नहीं हो सकते। विधि का शासन एक तरह से विवेक का ही शासन होता है। अरस्तु मानते हैं कि कोई भी कानून की उपेक्षा नहीं कर सकता। यह कानून शासक के लिए भी आवश्यक है और यह कानून शासितों के लिए भी आवश्यक है। विधि का शासन एक व्यक्ति के वर्ग हित की बात नहीं करता है। अरस्तु इस बात को मानते हैं कि जो कानून है वह सर्वश्रेष्ठ हैं
और कानून का शासन ही राज्य में होना चाहिए, क्योंकि कानून का अगर शासन होता है तो किसी भी तरह से समाज में अव्यवस्था नहीं फैल सकती है। तीसरी बात है आदर्श राज्य की बाह्य परिस्थितियां। बाह्य परिस्थितियों में सबसे पहले है जनसंख्या। जनसंख्या ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी, संतुलित जनसंख्या होगी। इतनी अधिक भी नहीं होगी कि किसी को व्यवसाय ही ना मिले, जनसंख्या इतनी भी कम नहीं होगी कि राज्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। राज्य को चाहिए कि वो जनसंख्या को नियंत्रित रखे। विकृत अंग वाले बच्चों को वह स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट है क्षेत्र। क्षेत्र के संबंध में वो कहते हैं कि बहुत बड़ा भी नहीं होगा, बहुत छोटा भी नहीं होगा। बहुत बड़ा होगा तो शिथिल हो जाएगा, बहुत छोटा होगा तो अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएगा। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन होने चाहिए। पहाड़, पठार, ये रेगिस्तान, ये सब कुछ भूमि में होना चाहिए। भूमि को वह दो भागों में बांटता है, एक सार्वजनिक भूमि और दूसरी निजी भूमि। सार्वजनिक भूमि राज्य के द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी और निजी भूमि व्यक्ति के पास रहेगी। अगला है नागरिकों का चरित्र। साहसी, स्वतंत्रता प्रिय, बुद्धिमान, इस प्रकार के नागरिक होने चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। समाज को वह 6 भागों में बांटता है, कृषक, कलाकार, योद्धा, खुशहाल, अवकाश प्राप्त वर्ग, पादरी, प्रशासक। दो, और इस संबंध में जो पहले के 2 वर्ग हैं कृषक और कलाकार, इन्हें वो नागरिकता नहीं देता है। साथ ही साथ उसके द्वारा आर्थिक दृष्टि से कहा गया है कि जिससे जितनी आवश्यकता सबको है उतनी भूमि सभी के पास प्रमुख रूप से होनी चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता है सभी लोगों को उतनी भूमि सभी के पास होनी चाहिए। आर्थिक आधार पर वो ये कहते हैं कि समाज में 4 वर्ग होंगे, एक के पास संपत्ति, दूसरे के पास उससे कम, तीसरे के पास उससे कम, चौथे के पास उससे कम होगी, लेकिन पहले और चौथे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन के जो 6 प्रकार आपको बताए कि वहाँ राजतंत्र हो सकता है, कुलीन तंत्र हो सकता है, संयत प्रजातंत्र हो सकता है। 3 ये शुद्ध शासन के रूप उसके द्वारा बताए गए हैं। शिक्षा, शिक्षा की अवधारणा हमने पूर्ववर्ती व्याख्यान में पढ़ी कि वह शिक्षा को नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य मानता है और राज्य के द्वारा नियंत्रण में शिक्षा दी जाए इसकी व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है अरस्तु के आदर्श राज्य की आलोचना। पहली आलोचना है पूर्ण राज्य की अभिव्यक्ति नहीं। अरस्तु नगर राज्य पर आकर राज्य के विकास को रोक देता है, जबकि हम मानते हैं कि आज का राज्य भी पूर्ण विकास की स्थिति में नहीं है। आज का जो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है वो भी आगे अपना विकास करेगा और आने वाले समय में विश्व राज्य की स्थापना होगी, ऐसा विकासवादी अवधारणा के प्रतिपादकों का मानना है। दूसरी आलोचना है अनेकता में एकता के लिए कोई योजना नहीं। वो कहता तो है कि बहुलता में एकत्व हो, अनेकता में एकता हो, लेकिन इसकी कोई योजना अरस्तु नहीं बता पाए हैं। नेक्स्ट है आयु के आधार पर कार्य विभाजन अव्यवहारिक। वो कहता है कि युवावस्था में तो सैनिक बने और वृद्धावस्था में व्यक्ति पुजारी या पुरोहित बन जाए, तो इसे भी हम उचित नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है राज्य की जनसंख्या को 2 भागों में, नागरिक और अनागरिकों में बांटना अनुचित है। जैसा भी आपको बताया कि 6 वर्गों में से 2 वर्गों को वह अनागरिक मानता है, बाकी 4 को वह नागरिक। यह स्थिति गलत है। नेक्स्ट है प्रशासनिक यंत्र का अभाव। उसने किसी भी तरह के प्रशासनिक यंत्र की कोई विवेचना नहीं की कि कैसी कार्यपालिका होगी, कैसी व्यवस्थापिका होगी, कैसी न्याय सभा होगी। तो इस आधार पर हम अरस्तु की इस अवधारणा को नकारते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा। पॉलिटिक्स की पुस्तक 3 में नागरिकता की अवधारणा अरस्तु के द्वारा दी गई है। अरस्तु के विचार यहाँ वही यूनानी चिंतन से ही मेल खाते हैं और उसने यह माना है, या उसकी जो नागरिकता की अवधारणा है वो, जैसे आज भारत का नागरिक कौन है, जो वयस्क है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, तो वह ना तो जन्म को नागरिकता का आधार मानता है और ना ही वयस्कता को। उसने यह माना है कि जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास अपना परिवार है, वही नागरिक होंगे, यानी
वो यह मानकर चलते हैं कि जिसके पास काम का अवकाश है, यानी जिनके पास सजीव संपत्ति के रूप में दास और निर्जीव संपत्ति के रूप में धन आदि है, केवल वही नागरिक हैं। इस संबंध में उसका यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति को स्थान विशेष पर रहने के कारण नागरिकता नहीं मिल जाती है, क्योंकि स्थान विशेष पर तो विदेशी भी रहते हैं, स्त्री भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, विकलांग भी रहते हैं, तो इसीलिए उन्हें स्थान विशेष पर रहने के कारण नागरिक नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि वे व्यक्ति भी नागरिक नहीं हैं जो जिनके माता पिता दूसरे राज्य के हैं, क्योंकि उनकी स्वामी भक्ति दूसरे हमारे राज्य के प्रति नहीं हो सकती। साथ ही साथ जो देश से निष्कासित हैं, जो मताधिकार से वंचित हैं, वो भी नागरिक नहीं होंगे। नागरिकता की परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई है और इस संबंध में वो कहते हैं नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था एवं व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में भाग लेता है, दोनों में या एक में, क्योंकि दोनों ही प्रभु सत्ता के प्रमुख कार्य हैं। इस तरह से बहुत सीमित लोगों को वह नागरिकता देता है। सरकार के कार्यों को करने वाले ही उसके हिसाब से नागरिक हैं। यानी इस परिभाषा से नागरिकों की दो विशेषताएं हैं कि नागरिक राज्य का क्रियाशील सदस्य है जो प्रशासन के कार्यों में भाग देता है, तथा साधारण सभा का सदस्य होने के नाते जो विधायक हैं वो ही केवल मात्र नागरिक हैं। अरस्तु नागरिकता की व्याख्या नकारात्मक ढंग से करते हैं, यानी वो निवास स्थान, जन्म स्थान, वंश परंपरा को नागरिकता का आधार नहीं मानते हैं। वो केवल मात्र सरकार के कार्यों में सहयोग देने वाले को, सरकार के कार्यों में साझेदारी निभाने वाले को ही नागरिक मानते हैं। विभिन्न या अलग अलग शासन प्रणालियों में उसने अलग अलग तरह की नागरिकता की परिभाषा दी है। यानी वो यह मानते हैं कि राजतंत्र में नागरिकता की परिभाषा अलग होती है, कुलीन तंत्र में अलग होती है और प्रजातंत्र में अलग होती है। नागरिकता की कुछ योग्यताएं उन्होंने निर्धारित की हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अगर किसी में शासक बनने की योग्यता है तो वह नागरिक है, अगर वह संपत्ति पर स्वामित्व रखता है तो वह नागरिक है, उसे कार्य का अवकाश है तो वह नागरिक है, अगर वह सद्गुणी है तो वह नागरिक है। यानी कि अरस्तु की नागरिकता में वे ही शामिल हैं जिनके पास शासक बनने की योग्यता है, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास कार्य का अवकाश है, जो नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, केवल वे ही नागरिक हैं। श्रमिकों को, कारीगरों को, खेती का काम करने वालों को चूंकि समय नहीं होता, वो राज्य के कार्य में भागीदार नहीं बन सकते, इसीलिए अरस्तु उन्हें नागरिक नहीं मानता है। वो यह भी मानते हैं कि जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं, इनकी आत्मा निष्क्रिय हो जाती है, अनुदार बन जाती है, इसीलिए इन्हें नागरिक नहीं बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा की आलोचना। पहली आलोचना है अरस्तु ने समाज के छोटे वर्गों को, कृषि करने वाले, कुछ सामान बेचने वाले, लोहे का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, इनको नागरिकता से वंचित करके अप्रजातंत्र को मान्यता दी है। सेकंड है अरस्तु ने नागरिकों और अनागरिकों में भेद ही नहीं किया है, बल्कि अनागरिकों को वह राज्य का ही सदस्य नहीं मानता है। यह बात अनुचित है, उन्हें केवल वो सजीव उपकरण के रूप में देखता है। इस स्थिति को हम मानवीय नहीं मान सकते। नेक्स्ट है संकुचित परिभाषा। बहुत कम लोगों को उसने नागरिक बनाया है, यह स्थिति भी गलत है। नेक्स्ट है अरस्तु ने नागरिकों के कर्तव्य तो बता दिए, लेकिन नागरिकों के अधिकार नहीं बताए। नागरिकों को यह करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये तो बता दिया, लेकिन नागरिकों के कुछ अधिकार भी तो होंगे, इस बारे में अरस्तु मौन है। नेक्स्ट है अरस्तु ने वर्ग उपस्थित कर दिए हैं। अरस्तु खुद प्लेटो की आलोचना करते हैं कि प्लेटो ने अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया है। अपने राज्य में अमीर और गरीब, एक उदासीन है, एक गरीब है, इस तरह के वर्ग उसने निर्धारित किए, जो कि अनुचित है। और खुद अरस्तु ने क्या किया, खुद अरस्तु ने भी अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया, अनागरिक और नागरिक। यानी एक ओर तो उसके वे लोग हैं जिन्हें नागरिकता प्राप्त है, और एक और वे लोग हैं जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं है। तो इन आधारों पर हम अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा को भी अमान्य घोषित कर सकते हैं। धन्यवाद।